हाय गाइस, हाउ आर यू। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका विश्वास सीरीज का। आज हम पार्ट 16 शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें। शुरू करते हैं आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज टोटल एसेट आपको गिवन है। टोटल एसेट गिवन है 8 लाख। करंट लाइबिलिटी चालू दायित्व आपको 2 लाख गिवन है। और नंबर ऑफ शेयर 40,000 यहाँ शेयर हैं। और फेस वैल्यू शेयर की आपकी 40 है। पूछा क्या है? पूछा गया है वैल्यू पर शेयर विल बी, जो पर शेयर वैल्यू होगी वो कितनी होगी। ठीक है, वो देखना है। तो इसका सिंपली एक फॉर्मूला होता है, आप इसका एक फॉर्मूला लिख लें। देखिए फॉर्मूला वैसे तो शेयर होल्डर फंड होता है, शेयर होल्डर फंड अपॉन, अगर आपको फाइंड करना है वैल्यू पर शेयर, वैल्यू पर शेयर, तो वैल्यू पर शेयर आपको फाइंड करना है। तो शेयर होल्डर फंड को आप डिवाइड कर सकते हैं नंबर ऑफ शेयर, जितने भी शेयर आपके गिवन है। लेकिन यहाँ पर आपको शेयर होल्डर फंड नहीं दिया, टोटल एसेट दी है। टोटल एसेट में से अगर आप करंट लाइबिलिटी माइनस कर देंगे तो भी ये फॉर्मूला वर्क करता है। तो आप इसको दूसरा आप और कैसे लिख सकते हैं, और आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको कि टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी और अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। तो टोटल एसेट कितनी है हमारी? टोटल एसेट है हमारी 8 लाख। 8 लाख में से माइनस कर देंगे हम 2 लाख। ठीक है, और 2 लाख में आप डिवाइड कर देंगे इसको, 40,000 शेयर हैं इनसे, तो 6 लाख आपका बचता है। और 6 लाख को आप जब डिवाइड करेंगे 40,000 से तो आपकी वैल्यू पर शेयर आ जाएगी। ठीक है, तो 40 कैंसिल हुआ, 40 एंड दिस 4 से डिवाइड करेंगे 60 को तो 15, तो 15 आपकी ये वैल्यू है पर शेयर। तो 15 क्या आपका वैल्यू पर शेयर जो है वो 15 है। तो कितनी वैल्यू है शेयर की? 15। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन ये भी अच्छा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। खैर अच्छा क्या, सभी क्वेश्चन अच्छे हैं। कह रहा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट क्या है। देखिए आज मेरा जो गला है वो कुछ आवाज नहीं निकल रही गले की, गला बैठा हुआ है, तो इसलिए थोड़ी हो सकती है आवाज कम भी आ रही हो। आप वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हैं। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, सकल लाभ की राशि क्या होगी। ठीक है, सकल लाभ की राशि क्या होगी यदि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जिसको हम COGS भी कह देते हैं, COGS यहाँ पर गिवन है कितना? 7,900। मतलब आपने जो माल बेचा है उसको तैयार करने में कितना रुपया लगा है आपका? 7,900। और सेल कितने में कर दिया उसको, बेचा कितने में? 11,000 में। और परचेज दिया हुआ है 3,000 रुपए। और आपसे पूछा है कि आप बताइए ग्रॉस प्रॉफिट, सकल लाभ बताइए। देखिए अगर हमें यहाँ देखना है प्रॉफिट क्या है, तो सीधा ग्रॉस प्रॉफिट का तो फॉर्मूला होता है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? जितना आपका सेलिंग प्राइस है, मतलब सेल्स है, उसमें से आप माइनस कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसको आप कॉस्ट कह सकते हैं। या आपने ये तो पढ़ा ही होगा बचपन में कि ये तो आपका सेलिंग प्राइस है और ये कॉस्ट प्राइस, दोनों को कम कर देंगे तो भी प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आपका सेल दिया हुआ है? 11,000 दिया हुआ है, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है 3,000, 7,900। ठीक है, अगर माइनस करेंगे तो ये आता है आपका 3,100, मतलब 3,100 रुपए। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब आप कहेंगे सर यहाँ ये क्यों दिया है? केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। आपका कॉन्फिडेंस चेक करना चाहता है एग्जामिनर कि आप सही करते हैं या गलत करते हैं। स्टैंडर्ड क्वेश्चन का देखिए कि क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है। यूपी PCS प्री में 2008 में पूछा गया है। और अगर आपको सफल होना है तो आप लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन कर लें तो आपकी सफलता निश्चित हो जाती है। लेकिन साथ में वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए
जिन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये नहीं कि आप क्वेश्चन के आंसर रट लेंगे, ऐसी सफलता नहीं मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये भी। देखिए पूछा गया है, डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म टेक्स प्लेस। एक फर्म का विघटन हो जाता है। एक फर्म का डिसोल्यूशन कब हो जाता है? ठीक है, एक फर्म कब बंद कर दी जाती है? आंसर देखते हैं। क्या ऑप्शन दिए हुए हैं? कह रहे हैं बाय द डेथ ऑफ द एनी वन पार्टनर। एनी वन ऑफ द पार्टनर, किसी एक साझेदार की मृत्यु हो जाने पर। किसी एक साझेदार की मृत्यु हो जाने पर, या दूसरा ऑप्शन है आपका, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आ, ऐसे देखते हैं। दूसरा है आपका, किसी एक साझेदार का अवकाश ग्रहण कर लेने पर, बाय द रिटायरमेंट ऑफ एनी वन ऑफ द पार्टनर। अगर एक पार्टनर रिटायरमेंट ले लेता है, या बाय द इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी वन ऑफ द पार्टनर, कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, या बाय द इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल ऑल बट वन पार्टनर। कह रहे हैं बाय द इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल, सभी पार्टनर की इंसॉल्वेंसी हो जाती है, एक को छोड़कर। कह रहे हैं एक को छोड़ दिया। अब इस क्वेश्चन को समझो। देखिए अगर पार्टनर्स हैं आपके ए, बी, सी, डी, ई, ये आपके 5 पार्टनर हैं, और ये 5 पार्टनर बिजनेस कर रहे हैं। तो एक साझेदार की मृत्यु हो जाती है, मान लेते हैं डी मर जाता है। तो ऐसा भी तो होता है कि ये चला लेंगे बिजनेस को, ए, बी, सी, ई। तो इसमें फर्म बंद तो नहीं होगी। ये तो जरूरी नहीं कि इसमें फर्म बंद हो जाएगी। नेक्स्ट, किसी एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, हो सकता है इनमें से एक ये अवकाश ग्रहण कर ले, डी छुट्टी पर चला जाए, तो ये बाकी फर्म को चला सकते हैं, तो भी फर्म का विघटन जरूरी नहीं है। कह रहे हैं बाय द इंसॉल्वेंसी एनी वन, इनमें से कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, लेकिन बाद बाकी तो सोल्वेंट है, बाकी तो सही है, बाकी बिजनेस को चला सकते हैं। तो ये तीनों कंडीशन में बिजनेस चलाया जा सकता है, लेकिन ये जो कंडीशन आपकी फोर्थ, इसमें कह रहा है कि एक ही पार्टनर बचा है। देखिए पार्टनर कितने थे आपके, ए, बी, सी, डी, ई, इनमें से केवल एक पार्टनर बचा है, बाकी सभी पार्टनर क्या हो गए हैं, ये दिवालिया हो गए हैं, इंसॉल्वेंट हो गए हैं। तो इस कंडीशन में पार्टनरशिप एक पार्टनर नहीं चला सकता, क्योंकि पार्टनरशिप के लिए, फर्म के लिए मिनिमम टू मिनिमम टू पार्टनर चाहिए ही होते हैं, और यहाँ पर टू होने ही रहे, तो इसके लिए ऑप्शन क्या होगा सही, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी फर्म का औसत लाभ मतलब एवरेज प्रॉफिट, किसी फर्म का क्या गिवन है, एवरेज प्रॉफिट गिवन है। और उसके बाद कह रहे हैं इसकी कुल संपत्ति, टोटल एसेट, जिसकी टोटल एसेट है वो भी बता दिया आपको, 4 लाख इसकी टोटल एसेट है। एंड लाइबिलिटी ऑफ द फर्म, फर्म की जो लाइबिलिटी है, बाहरी दायित्व कह सकते हैं इसको, जो लाइबिलिटी है वो है 1 लाख रुपए की। इफ रिटर्न इज सिमिलर ऑफ द सेम फर्म इज 10%। तो अगर ये 10% है, तो कह रहे कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का 10%। तो पूछ रहे वोट विल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। तो फर्म की वैल्यू क्या होगी, गुडविल जो है फर्म की, उसकी वैल्यू क्या होगी? तो देखिए यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू है। ये कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करना है। देखिए मेथड कितने होते हैं गुडविल के यहाँ पर निकालने के, हमारे सिलेबस में आपके 3 मेथड है मेन। फर्स्ट क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा क्या है आपका, सुपर प्रॉफिट मेथड। और तीसरा है आपका कैपिटलाइज कैपिटलाइज मेथड। अब कैपिटलाइजेशन मेथड, सॉरी कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन मेथड में भी 2 आ जाते हैं, कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट। और कुछ ना कहे क्वेश्चन में, तो कैपिटलाइज बाय एवरेज प्रॉफिट। तो ये नहीं कहा कि कौन सा मेथड लगाना है, तो आपकी जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो आपको मजबूर कर रही है कि आपको कैपिटलाइजेशन मेथड से ही गुडविल की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। और यहाँ पर फॉर्मूला भी आप एवरेज प्रॉफिट का यूज करेंगे, क्यों, इंफॉर्मेशन गिवन जो है वो एवरेज प्रॉफिट के लिए ही गिवन है। अब आप देखेंगे इसका होता क्या है फॉर्मूला। देखिए इसका फॉर्मूला होता है आपका गुडविल, गुडविल इजिकल टू होता है
गुडविल इजिकल टू नेट, इसका फॉर्म कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड और माइनस नेट एसेट, नेट या कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस, नेट एसेट भी इसको कह देते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है गुडविल का। लेकिन आपको कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं पता, नेट एसेट भी गिवन नहीं है, तो ये आपको निकालनी पड़ेगी। अब इसको कैसे निकालेंगे आप? कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है, तो यदि आप एवरेज प्रॉफिट में 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको डिवाइड करेंगे आप रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न, ये रही रेट ऑफ रिटर्न, आरआर को यदि आप इससे डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाती है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस आ जाती है। इसमें से आप माइनस कर देंगे नेट एसेट। अब नेट एसेट कहाँ दी हुई है? देखिए आपको टोटल एसेट गिवन है, अगर आप टोटल एसेट में से माइनस कर देंगे आउटसाइड लाइबिलिटी, तो ये क्या आ जाता है आपका? ये आ जाता है आपका नेट एसेट। तो ये कितना है? 4 लाख, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। 4 लाख आपको ये दिया हुआ है टोटल एसेट, माइनस करंट लाइबिलिटी, आउटसाइड लाइबिलिटी आपकी 1 लाख है, 1 लाख माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा आपका? देखिए ये तो आ जाएगा आपको, इससे आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 4 लाख। ठीक है, और माइनस ये कितना आ जाएगा आपका? 3 लाख। 3 लाख को यहाँ माइनस कर देंगे आप। ये कहाँ से आया? 4 - 1, 3 लाख। और जब 4 में से 3 लाख कम होंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 1 लाख। तो 1 लाख रुपीज क्या है? 1 लाख रुपीज आपका आंसर है। और ये ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा आपका सी। तो आपको याद रखना है क्या फॉर्मूला होता है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस नेट एसेट। और नेट एसेट कैसे निकलती है? नेट एसेट निकलती है जो टोटल एसेट है उसमें से माइनस कर देते हैं आउटसाइड लाइबिलिटी। ठीक है, और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है? उसको जो आपका एवरेज प्रॉफिट होता है उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 की और डिवाइड कर देते हैं रेट ऑफ रिटर्न से, जो ये आपको रेट ऑफ रिटर्न दी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर 1 लाख आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि ये मुझे कुछ इसका बताना पड़ेगा आपको। मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को तो आप पढ़ते ही खुद ही कर देंगे। कह रहे हैं कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन, वैल्यूएशन जो कैपिटलाइजेशन मेथड होता है, मूल्यांकन का पूंजीकरण विधि, ये किसके प्रयोग में काम आती है? क्या चीज फाइंड करते हैं? तो ये तो अभी बताया था, क्या फाइंड करते हैं? ख्याति फाइंड करते हैं, मतलब गुडविल ओनली। ठीक है, गुडविल ओनली। गुडविल किससे फाइंड की जाती है? आपके कैपिटलाइजेशन मेथड से। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ फर्म इज डिसॉल्व, जब एक फर्म डिसॉल्व होती है, मतलब विघटित होती है एक फर्म, तो प्रॉफिट और लॉस ऑन द रियलाइजेशन, रियलाइजेशन पर जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है, इज शेयर्ड बाय द पार्टनर्स, वो पार्टनर शेयर कर लेते हैं और बराबर बराबर बांट लेते हैं। उनके पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है, या लाभ बांटने के अनुपात में बांटा जाता है, या गार्नर बनाम मर्रे सुझाव जो दिया गया है उसके द्वारा बांटा जाता है। देखिए गार्नर बनाम मर्रे का जो रूल लगता है, जो नियम लगता है, ये केस जो लगता है, सॉरी, ये तो आपका इंसॉल्वेंसी के अकाउंट में लगता है। तो इंसॉल्वेंट तो हुआ नहीं है यहाँ कोई। ठीक है, बस इतना कहा गया कि डिसोल्यूशन हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? पार्टनर्स अपने जो भी लॉस या प्रॉफिट होता है उसे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट लेते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा सही? ऑप्शन सही होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, इन सब में से, निम्न में से सही कथन बताना है कि सही कथन क्या है। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट में कहता है आपसे नाबार्ड वो सेटअप इन ऑर्डर टू प्रोवाइड क्रेडिट, क्रेडिट फॉर द प्रमोशन ऑफ एक्टिविटी लाइक रूरल
क्राफ्ट एंड एग्रीकल्चर। ये तो बात सही है कि नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी वो ग्रामीण शिल्प तथा कृषि कार्यों को बढ़ावा देने के लिए, साख प्रदान करने के लिए, क्योंकि उनको क्या है, उधार की जरूरत होगी, लोन की जरूरत होगी, तो उसको कौन प्रोवाइड कराएगा वो लोन? नाबार्ड प्रोवाइड कराएगा। तो ये तो बात सही कही इन्होंने, तो फर्स्ट तो सही है। नेक्स्ट देखते हैं, पूछा है कौन सा करेक्ट है, और देख ले तो और तो करेक्ट नहीं है। नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी वह ग्रामीण भारत में निर्धनतम वर्ग के व्यक्तियों को साख सुविधा प्रदान कराने हेतु की गई, और जो निर्धनतम वर्ग के लोग थे, गरीब लोग थे, उनको साख, उनको उधार, उनको ऋण देने के लिए इसकी शुरुआत की गई, ये भी बात ठीक है। ठीक है, और जब 2 हो गए तो आपको पता है 2 का तो कोई ऑप्शन नहीं है, फिर तो आपके ऑल ऑफ द हो गया, सभी हो गए। फिर भी पढ़ लेते हैं, देखिए नेक्स्ट में क्या कहा है, कह रहा नाबार्ड की स्थापना विशेष ग्रामीण भारत की सेवा करने हेतु काम करने वाले बैंकों की सहायता करने के लिए हुई है। ये भी बात सही है, मतलब बैंकों की सहायता भी करता है ये, और निर्धनतम वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनको लोन भी देता है, और जो गांव में, ग्रामीण में शिल्प तथा कृषि कार्य में लगे हुए हैं उन लोगों के कार्य को बढ़ाने के लिए भी ये लोन देता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सभी होंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द देयर एजुकेशन। एक तो एजुकेशन उनकी शिक्षा, और क्वालिटीज, एक तो क्वालिटीज और एक एजुकेशन, इन दोनों के आधार पर आप वर्गीकरण कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। किसका क्लासिफिकेशन? कर्मचारी का, एम्प्लॉय का। किसके आधार पर? 2 चीजों के, एक तो गुणों के आधार पर और एक शिक्षा के आधार पर। तो कितने हैं? 2, और 2 को क्या बोलते हैं? द्वि। द्वि मीन्स 2। तो कह रहे हैं कि इसको कौन सा वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन कहेंगे? टू फेस क्लासिफिकेशन, या वर्टि वर्टि वर्सटाइल वर्सटीटाइल क्लासिफिकेशन, बहुमुखी वर्गीकरण, या सिंगल क्लासिफिकेशन कहेंगे, टाइम सीरीज कहेंगे? तो सही आंसर क्या होगा इसका? टू फेज क्लासिफिकेशन, क्योंकि इसमें 2 गुणों की बात की गई है, तो इसको क्या बोलेंगे आप? टू फेज क्लासिफिकेशन, द्विमुखी वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको करें। ठीक है, स्टैंडर्ड काफी अच्छा है इस क्वेश्चन का, पीजीटी लेवल का क्वेश्चन है, और नेट में भी पूछा जा चुका है ये। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखें क्वेश्चन को। क्या पूछा है इसमें? इसमें कहा है नीचे कुछ घटनाक्रम दी हुई हैं, कुछ इवेंट्स दी हुए हैं। ठीक है, उनको आपको जनरली हैपन्स जो होती हैं इन द लाइफ ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड जो कंपनी होती है उसकी लाइफ में ये जो घटनाएं होती हैं किस क्रम में होती हैं, ये आपको बताना है। देखिए कह रहे हैं पब्लिक इशू ऑफ शेयर, पब्लिक इशू करते हैं शेयर, शेयर का जो पब्लिक को इशू किया जाता है, और फर्म का इनकॉर्पोरेशन होता है, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, प्रारंभिक एक्सपेंस भी है, और इशू ऑफ द इक्विटी शेयर टू द प्रमोटर, और प्रमोटर जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं, प्रवर्तक होते हैं, उनको उनसे शेयर दिए जाते हैं, इक्विटी शेयर दिए जाते हैं। तो सबसे पहले इनमें कौन सा काम होता है? देखिए सबसे पहले इसमें काम होता है आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, तो नंबर 1 पर तो ये आना चाहिए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। सबसे पहले तो खर्चा तो करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या होगा? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होंगे। उसके बाद आप क्या करते हैं? फिर सी के बाद आप फिर क्यों कर रहे हो आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस? क्योंकि आपको फर्म को क्या करना है? इनकॉर्पोरेशन कराना है, और इनकॉर्पोरेशन का दूसरा नाम होता है रजिस्ट्रेशन। तो फर्म का रजिस्ट्रेशन, उसके बाद क्या होता है? फर्म का रजिस्ट्रेशन होता है। पहले कुछ खर्चा होता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जमीन लेंगे आप, फर्म लेंगे, आप बिल्डिंग लेंगे आप, काफी खर्चे होते हैं आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। उसके बाद आप फिर फर्म को इनकॉर्पोरेशन कराते हैं, और जब इनकॉर्पोरेशन हो जाता है उसके बाद आप शेयर इशू करते हैं, लेकिन पहले आप प्रमोटर को शेयर इशू करते हैं, उसके बाद प्रमोटर को शेयर इशू होते हैं, और तब जाकर आप पब्लिक को शेयर इशू करते हैं। ठीक है, तो सही सीक्वेंस क्या होगा? सही सीक्वेंस आ रहा है आपका सी, उसके बाद बी, सी बी, और डी ए। ठीक है, अब आप ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। देखिए ऑप्शन कौन सा सही आ रहा है? सी बी डी ए, सी बी डी ए, ये आ रहा डी। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
सो क्वेश्चन ये भी अच्छा है, सभी क्वेश्चन आपके लिए इतने अच्छे क्वेश्चन लाए हैं, रियल में अगर आप इनको कर लेते हैं तो आपकी सफलता निश्चित है। तो कह रहे हैं निर्यातकों को, निर्यातक मतलब एक्सपोर्टर, जो एक्सपोर्टर होते हैं माल को निर्यात करते हैं, एक्सपोर्टर, तो उनको, एक्सपोर्टर को राजनीतिक, वाणिज्यिक तथा प्राकृतिक जितने भी जोखिम होते हैं के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है सुरक्षा? पॉलिटिकल, कॉमर्शियल या नेचुरल रिस्क, जो भी होता है एक्सपोर्टर को उसको कवर्ड किया जाता है किसके द्वारा? कौन कवर करता है? क्या ईपीसी करता है मतलब एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसलिंग, या ईसीजीसी एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन करता है, या आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एलएलसी करता है, या एलआईसी, सॉरी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एलआईसी, या जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जीआईसी करता है। तो सही आंसर इसका होता है आपका ऑप्शन होगा बी, क्या एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये एक्सपोर्टर को गारंटी देता है, उसके रिस्क को कवर करता है। रिस्क कैसा होगा? राजनीतिक, वाणिज्यिक या प्राकृतिक। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, और ये क्वेश्चन हार्ड भी लग सकता है, लेकिन हार्ड उसके लिए होगा जिसका इसका फॉर्मूला नहीं पता। जैसे पूछा है, इफ वेरिएशन इज 6 to 5 देन स्टैंडर्डाइजेशन इज, तो स्टैंडर्डाइजेशन कितना होगा? तो स्टैंडर्डाइजेशन और वेरिएशन दोनों में क्या रिलेशन होता है, जिसको ये नहीं पता उसके लिए तो ये हार्ड हो जाएगा। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जो विचरण होता है और मानक विचलन होता है, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। तो इनका रिलेशन लिख लेते हैं। देखिए वेरिएशन इज इक्वल टू होता है, वेरियांस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डाइवेशन का स्क्वायर। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइवेशन का अगर आप स्क्वायर करेंगे तब वो वेरिएशन के बराबर आता है। ठीक है, जो भी वेरिएंस है उसके बराबर क्या आता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर किसकी वैल्यू दी हुई है? 6 to 5 दी हुई है वेरिएंस, और इधर स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है पता नहीं, और इसी को पूछा है। तो ये जो 2 है ये उधर कहाँ पहुंच जाएगा? अंडर रूट बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 6 to 5 का अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मीन्स क्या होता है जिसको पता होगा कि इसके 2 फैक्टर होते हैं 25 इंटू 25। ठीक है, इस एक से ये रूट हट जाएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन का जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी? स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी 25। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ए, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड के बारे में पूछा है कि नाबार्ड का जो अध्यक्ष होता है, नाबार्ड का अध्यक्ष कौन होता है? आरबीआई के गवर्नर को कहते हैं कि यही अध्यक्ष होगा नाबार्ड का, या जो वित्त मंत्री हैं, फिनेंस मिनिस्टर, वो होते हैं, या आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर होते हैं उनको नाबार्ड का अध्यक्ष कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो नाबार्ड का अध्यक्ष होता है वो तो अलग से चुना जाता है, इनमें से कोई भी नहीं होता। तो ऑप्शन क्या होगा सही? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्क द वर्क ऑफ अ करंट ऑडिटर, जो चालू अंकेक्षक होता है में कार्य, अंकेक्षण आएगा यहाँ। चालू अंकेक्षण जो होता है उसमें कार्य किस तरह से होगा? स्लो होगा, मीडियम होगा, फास्ट होगा, सेम होगा? उसमें तो फास्ट होगा। फास्ट क्यों होगा? क्योंकि जो अंकेक्षण है, जो ऑडिटिंग है, वो आपका साथ साथ चलता रहता है, तो कार्य तेजी से होता है इसमें। ठीक है, तो सही आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसामान्य, बात प्रसामान्य की हो रही है। नॉर्मल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, पहले तो आपको ये याद रखना है। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? क्या मीन मोड से बड़ा होता है और मोड मीडियन से बड़ा होता है, या मीन मीडियन दोनों की मल्टीप्लाई और वो छोटा होता है मोड से, बहुलक से, या मीन मीडियन दोनों बड़े होते हैं मोड से? ऐसा कुछ नहीं, सही होता है कि जब फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो वहां पर मीन हो, मोड हो या मीडियन हो, मतलब माध्य, बहुलक और माध्य का, ये तीनों सेम होते हैं। तो सही आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए ये आपको चेक करता है नॉलेज को कि आप में अकाउंट्स की कितनी समझ है। ठीक है, एक कंपनी ने अपनी मशीन को बिक्री पर लाभ कमाया। A company has earned a profit on sale of its machine and want to pay dividend out of it। और अब इसमें क्या कर रहा है कि जो प्रॉफिट कमाया है मशीन को बेचने से, उसको कंपनी कह रही है कि एक काम करते हैं, इसको डिविडेंड के रूप में, लाभांश के रूप में बांट देते हैं। लेकिन ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में कह रहा है कि जो अकाउंटेंट है, ऑडिटर है, जो आपका लेखा परीक्षक है, उसको ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि ठीक है, आप इसको डिविडेंड में बांट दीजिए प्रॉफिट को, या एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, या एक्सेप्ट करनी चाहिए कुछ कंडीशन में, या उपरोक्त में से कोई भी बात सही नहीं है। तो सही आंसर होगा इसका बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए डिविडेंड बांटा जाता है आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है, मतलब प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये ऑपरेशन नहीं था, ये तो आपने मशीन बेची और उस पर प्रॉफिट हो गया। तो इस प्रॉफिट को बोलते नॉन एक्टिविटी से, नॉन ऑपरेशन एक्टिविटी से प्रॉफिट है, और इसको हम प्रॉफिट के रूप में, डिविडेंड के रूप में डिवाइड नहीं कर सकते, नहीं बांट सकते। तो सही ऑप्शन क्या होगा? बी। इसको, ये जो मशीन बेचने से प्रॉफिट हुआ है, इसको लाभांश में या डिविडेंड के रूप में नहीं बांटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ पर्सन अ पर्सन गोट इंश्योर्ड हिज गुड्स ऑफ वर्थ 10,000। गुड्स था, एक पर्सन का गुड्स कितने का था? 10,000 का था, फॉर 800। और उसने इंश्योरेंस कितने में करा लिया? 8,000 में। मतलब गुड्स था तो 10,000 का, और उसका बीमा कितने का कराया? 10,000 वाले, 10,000 रुपए के गुड्स का जो बीमा कराया है वो 8,000 रुपए में बीमा कराया है। और आगे कह रहे हैं कि लॉस बाय फायर टू हिम इज 9,000। और जो नुकसान हुआ है, आग से माल जल गया है, वो 9,000 रुपए का जल गया है। तो वह दावा कर सकता है, तो कितने रुपए का वो क्लेम कर सकता है? तो क्लेम की राशि याद रखना कैसे निकालते हैं। देखिए ऊपर लिख लेते हैं हम कि जितने का आपने इंश्योरेंस कराया है। जैसे इंश्योरेंस कितने रुपए का कराया? 8,000 का, 8,000 पे किए हैं, और माल कितने का था उसको डिवाइड में लिखते हैं, अपॉन में लिखते हैं 10,000 का, और इनटू रियल में कितनी हानि हुई है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखना, फॉर्मूला है ये आपका। ठीक है, क्या लिखते हैं कि जितने में आपने कराया भी वो, और टोटल कितने का गुड्स था, कॉस्ट ऑफ गुड्स, और एक्चुअल लॉस बाय फायर। ठीक है, इसको डिवाइड कर लीजिए, 3 जीरो से 3 जीरो कट हो जाती हैं, 1 जीरो से 1 जीरो, और 9 8 जा 72, 72। ठीक है, 72 100 तो 7200 रुपए का उसका बीमा होगा। ऑप्शन डी सही है। वो दावा कितने का कर सकता है? 72,000 रुपए मांग सकता है। ठीक है, ये नहीं देखना कि 10,000 रुपए का गुड्स था। ठीक, तो याद रखना, टोटल गुड्स की वैल्यू नीचे, कितने का बीमा कराया ऊपर, और मल्टीप्लाई जितने का लॉस हुआ है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन इज, प्रबंधकीय अंकेक्षण का अर्थ है मैनेजमेंट ऑडिट रेफर। मैनेजमेंट जो ऑडिट है वो किसको रेफर करता है? ठीक है, मैनेजमेंट ऑडिट को। तो देखना है यहाँ पर किसको, ऑडिट ऑन द बिहाफ ऑफ द मैनेजमेंट, प्रबंध तंत्र की ओर से अंकेक्षण अगर कराया जाता है, या ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम इन ऑपरेशन, वृत्त प्रबंधकीय लेखांकन की व्यवस्था का अंकेक्षण कराया जाता है, या सिस्टमेटिक अप्रेजल ऑफ मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव एंड प्रोसीजर्स। देखिए सही आंसर इसका यही होगा कि जब प्रबंध तंत्र के उद्देश्यों और प्रक्रियाओं का, मतलब ऑब्जेक्टिव और प्रोसीजर दोनों का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, जब उनका आपका अप्रेजल किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, तो उसको कहते हैं आपका प्रबंधकीय अंकेक्षण। तो सही आंसर इसका क्या होगा? सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये नहीं था कि प्रबंधकीय पहल पर किए गए वित्तीय लेन देन को, ये नहीं था। सही आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको बताना जरूरी था, क्योंकि पीजीटी 2003 में भी पूछा हुआ है।
कोस्ट अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन। वैसे तो काफी कैंडिडेट को ये पता होगा कि कोस्ट अकाउंटिंग बेस्ड किस पर होता है। ये केरला लेखा प्रणाली पर होता है, या भारतीय बही खाता प्रणाली पर होता है, या दोहरा लेखा प्रणाली पर होता है, इनमें से किसी पर नहीं। सिंगल एंट्री सिस्टम, इंडियन बुक कीपिंग सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, या नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर होगा आपका सी, डबल एंट्री सिस्टम पर ये डिपेंड होता है। ये जो बेस्ड होता है, आधारित होता है, ये किस पर होता है? डबल एंट्री सिस्टम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो यहाँ पर आपसे पूछा है मूल लागत, मतलब मूल लागत, कोस्ट, प्राइम कोस्ट, मूल लागत मतलब प्राइम कोस्ट एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स, कारखाना ऊपरी व्यय, अगर इन दोनों का टोटल कर दें, इन दोनों को जोड़ दें, तो ये किसके योग के बराबर होता है? ठीक है, किसके रूप में जाना जाता है इन दोनों का टोटल जो होता है? तो वो जाना जाता है आपका कारखाना लागत। कारखाना लागत क्या होती है आपकी? कारखाना लागत को आप याद रखना, कारखाना लागत बराबर होती है प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड, इन दोनों के टोटल को क्या बोलते हैं? कारखाना लागत या फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे देख सकते हैं उत्पादन लागत, कुल लागत, ये इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? ए। ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का लास्ट और 20 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें क्या कहा है? पूछा है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो होता है, मतलब ऋण समतानुपात जो होता है, वो एक प्रकार का, ये किस तरह का, इसका काइंड क्या है? काइंड मतलब कौन सी कैटेगरी में आता है? ये देखिए, रेशो आपको पता होगा, एक होता है आपका लिक्विडिटी रेशो होता है, ठीक है, एक होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो होता है, एक कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो होता है, और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो का दूसरा नाम क्या होता है? सोलवेंसी रेशो। सोल्वेंसी रेशो भी इसको कहते हैं। ठीक है, और एक होता है रेशो ऑफ एफिशिएंसी, कार्य क्षमता अनुपात होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि डेब्ट टू इक्विटी कौन सा होता है, क्या लिक्विड रेशो है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो नहीं। देखिए, लिक्विड रेशो में तो दो रेशो आते हैं, एक करंट रेशो होता है और एक क्विक रेशो होता है। क्विक रेशो को एसिड टेस्ट रेशो भी कहते हैं। ठीक है, और आपका दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में आपका ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर सोल्वेंसी रेशो में आ जाते हैं आपका, डेब्ट टू इक्विटी रेशो। तो सही आंसर क्या होगा? कैपिटल सी होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो या सोल्वेंसी रेशो। इनके नाम भी आपको याद करने हैं, हो सकता है आपको पता ना कौन सा नाम देके आपसे पूछने लगे। आज गला काफी परेशान कर रहा था, लेकिन फिर भी हमारी वीडियो हो गई। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।